हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम माइनिंग लीजेज जो थ्रू ऑक्शन से मिलती है, और अब इंडिया में सारी लीजेज जो मेजर मिनरल की है थ्रू ऑक्शन ही मिलेगी, उसकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इंस्टेंटली समझेंगे, फास्ट चलेंगे। MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो अमेंड हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो मेजर मिनरल की सारी माइन से अब ई ऑक्शन की प्रोसेस के थ्रू मिलेगी। It was aimed to bring greater transparency in allocation of mines, or MSTC Limited was appointed to conduct the e-auction process. एप्लीकेबल मेजर मिनरल्स पे है, जो मेजर मिनरल में नोटिफाइड है, और जो माइनर मिनरल में नोटिफाइड है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। माइनर मिनरल स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसकी पॉलिसी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग। आजकल सारी स्टेट गवर्नमेंट भी माइनर मिनरल में भी ई ऑक्शन प्रोसेस लेके आ गई है। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा मिनरल बियरिंग ब्लॉक का? तो स्टेट गवर्नमेंट उसको सर्वे कराएगी, जियोलॉजिकल सर्वे कराएगी, चाहे वो गवर्नमेंट हायर करे जियोलॉजिस्ट को या एजेंसी को, चाहे वो अपने खुद के लेवल पे कराए। अगर कोई पर्सन या कंपनी अपने लेवल पे उसको किसी ब्लॉक को सर्च करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन देगी, और उसमें उसको बिड सिक्योरिटी अमाउंट में 50% का रिबीट मिलेगा। डिमार्केशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन मिनरल ब्लॉक एरिया, तो वही स्टेट गवर्नमेंट उसका डीजी पे सर्वे करा सकती है, टोटल स्टेशन सर्वे करा सकती है, और उसका कोऑर्डिनेट डिक्लेयर करके उसका डिमार्केशन करेगी, और एक प्रिसाइज मैप प्रिपेयर करेगी जिसमें टोटल रेवेन्यू डिटेल होगी, गवर्नमेंट लैंड कितनी है, फॉरेस्ट लैंड कितनी है, अदर देन गवर्नमेंट लैंड कितनी है, वो पूरा एक मैप प्रिपेयर करेगी। रिसोर्स एवोल्यूशन ऑफ मिनरल ब्लॉक, बेसिस ऑफ मिनरल रिसोर्स एवोल्यूशन, एन एरिया शैल बी कंसिडर्ड टू बी हैविंग एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल कंटेंट रूल सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10B ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट। MMDR अमेंडमेंट एक्ट जो 11 है उसके अकॉर्डिंग, और 10B है उसके अकॉर्डिंग, जो मिनरल ब्लॉक ऑक्शन के लिए जाएगा ML के लिए वो कम से कम G2 लेवल पे प्रूव होना है। G2 लेवल पे मीन्स 332 लेवल पे उसको प्रूव करना है, और उसकी जियोलॉजिकल रिपोर्ट बननी है। और कंपोजिट लाइसेंस के लिए जो ब्लॉक निकलेगा उसको कम से कम G4 लेवल पे प्रूव करना है, और अगर G4 लेवल पे भी प्रूव नहीं हो पाता है, कुछ वहाँ पे प्रॉस्पेक्टिंग हुई नहीं है और उसमें कोई गवर्नमेंट उसको ऑक्शन पे निकालना चाहती है, तो जो एडजॉइनिंग लीज है उसी डिस्ट्रिक्ट में कोई जो एडजॉइनिंग लीज है, ये रूल कह रहा है कि इन केस ऑफ द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ द मिनरल रिसोर्स इज नॉट पॉसिबल टू बी असेस्ड अंडर क्लॉज, देन द सेम शैल बी अराइव्ड बाय by the multiplying the average of the estimated quantity of mineral resource per hectare for the same mineral available in the mineralized area of nearby mining lease or mineral blocks having similar geological features and explored up to G3 level in accordance with the said rules। और जो मिनरलाइज्ड ब्लॉक निकलने वाला उसका मल्टीप्लाई उस पर हेक्टेयर एरिया को उस मिनरलाइज्ड ब्लॉक निकलने वाला उससे उसके हेक्टेयर से मल्टीप्लाई करके उसको एस्टेब्लिश करेंगे। मीन्स द जो एडजॉइनिंग जो लीजेज चल रही है, या एडजॉइनिंग कोई ब्लॉक है, या एडजॉइनिंग कोई माइंसेज चल रही है, वहाँ अगर G3 लेवल पे प्रूव हुआ है रिसोर्स, तो उस रिसोर्स को पर हेक्टेयर काउंट करेंगे। मीन्स उस लीज का 100 हेक्टेयर में वो लीज है, और अगर 100 मिलियन टन ही 100 मिलियन टन या 100 मिलियन टन अगर वहाँ पे रिसोर्स है, तो 1 मिलियन टन पर हेक्टेयर आया। वो 1 मिलियन टन अपना जो ब्लॉक निकालना चाह रही है गवर्नमेंट कंपोजिट लाइसेंस के लिए, उसके हेक्टेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए वो हेक्टेयर 50 हेक्टेयर की लीज है, तो 50 इंटू 1 मिलियन टन, तो उतना मिलियन टन हो जाएगा, 50 मिलियन टन हो जाएगा। एलिजिबिलिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन ऑक्शन फॉर माइनिंग लीज। माइनिंग लीज में कौन पार्टिसिपेशन कर सकता है? उस कंपनी की या इंडिविजुअल की कुछ एलिजिबिलिटी या डिक्लेयर कर रखी है गवर्नमेंट ने।
तो फॉलोइंग नेट वर्थ रिक्वायरमेंट शैल बी एप्लीकेबल फॉर एन ऑक्शन ऑफ माइनिंग लीजेज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड रिसोर्स। जो एस्टिमेटेड रिसोर्स जो ब्लॉक निकल रहा है उसका जो वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रिसोर्स आई है उसका कम से कम, द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रिसोर्स अगर 25 करोड़ आई है तो उसका 4% होना चाहिए, और अगर 25% से इक्वल या कम आई है और कंपनी उसमें कोई अप्लाई कर रही है तो उसकी 2% होनी चाहिए, और कोई इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है तो 1% होनी चाहिए। इन केस ऑफ ऑक्शन ऑफ कंपोजिट लाइसेंस के केस में ये 1% पाया जाता है। इसमें रिजर्व प्राइस, बिडिंग पैरामीटर्स में पहला पैरामीटर्स अपन समझते हैं रिजर्व प्राइस क्या है। रिजर्व प्राइस वही होती है जो एक बेस प्राइस बनती है जिससे बिडिंग को स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट करती है। मीन्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द मिनरल डिस्पैच स्पेसिफाइड द स्टेट गवर्नमेंट इन द टेंडर डॉक्यूमेंट। एक उसका परसेंटेज डिक्लेयर करती है, तो किसका परसेंट डिक्लेयर करती है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द मिनरल डिस्पैच का मिनिमम परसेंटेज डिक्लेयर करती है एज अ रिजर्व प्राइस। तो मिनरल डिस्पैच क्या है? द वैल्यू ऑफ द मिनरल डिस्पैच शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल डिस्पैच इन अ मंथ इनटू सेल प्राइस ऑफ द मिनरल, जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस पब्लिश करती है पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो पर्टिकुलर मंथ के लिए जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने जो सेल प्राइस डिक्लेयर की है, एवरेज सेल प्राइस इनटू मिनरल डिस्पैच ऑफ द मंथ का जो प्रोडक्ट है वही मिनरल वैल्यू ऑफ द मिनरल डिस्पैच है, और उसका परसेंटेज मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 5% पे रिजर्व प्राइस 5% रहेगी, तो वो 5% किसकी रहेगी? वैल्यू ऑफ द मिनरल डिस्पैच की रहेगी, तो वो बेस प्राइस बन जाएगी। वायर वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड रिसोर्स क्या है? मीन्स एन अमाउंट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ द मिनरल रिसोर्स वहाँ टोटल मिनरल रिसोर्स, एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ द मिनरल रिसोर्स मतलब उस ब्लॉक का टोटल मिनरल रिसोर्स कितना है, और एवरेज सेल प्राइस जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने डिक्लेयर की है। जो रिलेवेंट स्टेट के लिए रिलेवेंट अलग अलग होती है, और उसका एवरेज लेना है लास्ट 12 मंथ का एवरेज जो सेल प्राइस आ रही है वो लेंगे इनटू टोटल मिनरल रिसोर्स। तो वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड रिसोर्स क्या हो गया? टोटल मिनरल रिसोर्स इनटू एवरेज सेल प्राइस पब्लिश बाय द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ऑक्शन प्रोसेस फॉर ग्रांट ऑफ द माइनिंग लीजेज। अब माइनिंग लीजेज की ऑक्शन प्रोसेस क्या रहती है? सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिस टेंडर निकालती है, उस टेंडर को वो पब्लिश करेगी, जो न्यूज़पेपर रहेगा उसमें भी पब्लिश करेगी, और जो डीएमजी की जो अपनी या जो स्टेट गवर्नमेंट की जो माइनिंग बॉडी है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, उसकी अपनी वेबसाइट होती है, उस पर भी वो उसको पब्लिश करेगी। इंफॉर्मेशन ऑन मिनरल ब्लॉक रिसोर्स एंड लैंड टाइप, उसमें पूरा मिनरल ब्लॉक जो निकाल रही है उसमें टोटल इन्फॉर्मेशन देगी, उसकी जोलॉजिकल रिसोर्स कितना है, उसका लैंड टाइप क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस ब्लॉक की रहेगी उसमें। और टेंडर डॉक्यूमेंट पब्लिश करेगी जिसमें जोलॉजिकल रिपोर्ट रहेगी, रेवेन्यू सर्वे डिटेल रहेगा। फर्स्ट राउंड। अब इसके बाद जो बीड लगाना चाहते हैं वो उसमें फर्स्ट राउंड में किस तरह से लगाएगा? तो बीडर शुड सबमिट द टेक्निकल बीड, उसमें अपनी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट देगा, वो बीड सिक्योरिटी देगा, पेमेंट देगा एज पर द टेंडर डॉक्यूमेंट में जो डिक्लेयर किए हुए पेमेंट है वो देगा, और एक इनिशियल प्राइस ऑफ़र देगा, अपना इनिशियल प्राइस ऑफ़र बताएगा, प्राइस ऑफ़र देगा। फिर टेक्निकल क्वालिफाइड डिक्लेरेशन ऑफ द टेक्निकल क्वालिफाइड बीडर्स, जो कौन उसका डिक्लेरेशन होगा, और फ्लोर प्राइस डिक्लेयर होगी। तो फ्लोर प्राइस क्या होगी? जो हाईएस्ट इनिशियल प्राइस लगाई होगी वही फ्लोर प्राइस बन जाएगी। और टेक्निकल क्वालिफाइड बीडर कौन होंगे? जो इसमें सब
एलिजिबिलिटी रखते होंगे और जिन्होंने इनिशियल प्राइस जो बेस प्राइस है, जो रिजर्व प्राइस है, जो रिजर्व प्राइस है उससे ज़्यादा जिसने इनिशियल प्राइस लगाई है वो टेक्निकल क्वालिफाइड बिडर बन जाएंगे। सेकंड राउंड में जो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हुए हैं वो फाइनल प्राइस ऑफ़र देंगे और फाइनल प्राइस ऑफ़र आगे से आगे बढ़ती जाएगी कंटिन्यू, और इस तरह से फाइनल प्राइस ऑफ़र जब ख़त्म होगा तब प्रीफर्ड बिडर मिलेगा। लेकिन प्रीफर्ड बिडर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। प्रीफर्ड बिडर डिक्लेयर होने से पहले यहाँ हम समझ लेते कि एक टर्मिनोलॉजी आगे आएगी, अप फ्रंट पेमेंट फॉर माइनिंग लीजेज। तो अप फ्रंट पेमेंट बेसिकली जो वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रिसोर्स है जो हमने पढ़ा आगे समझा था उसका 0.50% है। तो बेसिकली अप फ्रंट पेमेंट क्या हो गया? अप फ्रंट पेमेंट हो गया वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड रिसोर्स हो गया टोटल रिसोर्स इनटू आपका एवरेज सेल प्राइस जो IBM डिक्लेयर करती है, ASP, टोटल रिसोर्स इनटू ASP। ये आपका हो गया ये हो गया वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड रिसोर्स और उसका 0.50%। तो टोटल इसका पॉइंट इंटू इसको मल्टीप्लाई कर, इसको आगे और अगर आप समझे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.005, ये आपकी बन जाएगी अप फ्रंट पेमेंट। द अपफ्रंट पेमेंट शैल बी पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट इन 3 इंस्टॉलमेंट में देनी होगी 20%, 20% एंड 60% एज स्पेसिफाइड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट। अब जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20% की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट LOI देगी, तो प्रीफर्ड बिडर कहलाएंगे अपन। और जब सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे अपफ्रंट पेमेंट की और एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करेंगे जो बैंक गारंटी के फॉर्म में होगी, और माइनिंग प्लान देंगे और नेसेसरी अप्रूवल्स और NOCs सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुल बिडर डिक्लेयर हो जाएंगे। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आया टर्मिनोलॉजी। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है? तो सक्सेसफुल बिडर शैल प्रोवाइड ए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो सेम परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी 0.50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड रिसोर्स है, सेम अपफ्रंट पेमेंट की तरह ही है 0.50%, मतलब कि टोटल रिसोर्स इंटू एवरेज सेल प्राइस इंटू 0.005 जो अमाउंट बनेगा। अब ये अमाउंट जो टोटल रिसोर्स है वो टन में कैलकुलेट होगा, मिलियन टन में नहीं होगा। अब ये जो अमाउंट है ये बैंक गारंटी के फॉर्म में सबमिट होता है। जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट कर देते हैं तब MDPA साइन करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसको बोलते हैं MDPA, माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट। MDPA साइन होने के बाद हमको थर्ड इंस्टॉलमेंट देनी होगी जो 60% है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट अपफ्रंट पेमेंट की थर्ड इंस्टॉलमेंट 60% देने के बाद हमको माइनिंग लीज ऑर्डर मिलेगा। उस माइनिंग लीज ऑर्डर को हमको माइनिंग लीज लीड बनानी पड़ेगी जो शेड्यूल 7 में बनती है, उसका एग्जीक्यूशन होगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ और फिर उसकी रजिस्ट्री होगी तो फाइनल डीड बन जाएगी। इसी तरह से कंपोजिट लाइसेंस के केस में क्या होगा? कंपोजिट लाइसेंस जैसा अभी हमने पढ़ लिया कि पहले हमें कंपोजिट लाइसेंस के लिए PL कम ML मिलती है, PL कम ML कंपोजिट लाइसेंस लेने मिल गया, पर उसमें भी ऑक्शन होता है, और ऑक्शन में अगर आपको आप प्रीफर्ड बिडर, आप मान लीजिए प्रीफर्ड बिडर बनने वाले हैं, आपने हाईएस्ट आपकी हाईएस्ट बिड लगी है तो आपको एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी है 0.25% वैल्यू ऑफ 0.25% ऑफ वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रिसोर्स। अगर उसका एस्टिमेटेड रिसोर्स अवेलेबल है और अगर वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो 1.5 करोड़ ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट करनी है स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट आपको PL की LOI देगा। PL मिल गई आपको। अब PL मिलने के बाद सारी कंप्लाइंस जो एलिजिबिलिटी है वो प्रूव करनी है, सारे क्लियरेंस लाने हैं और प्रोस्पेक्टिंग चालू करनी है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब एक्सप्लोरेशन वर्क चालू करना है और उसकी स्कीम बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग स्कीम बनानी है। और वो प्रोस्पेक्टिंग स्कीम जब सबमिट करेंगे तब हम सक्सेसफुल बीडर कहलाएंगे और
उस प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है, जियोलॉजिकल रिपोर्ट और एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट, तो हम एक सक्सेसफुल बिडर कहलाएंगे और एप्लीकेशन देंगे एमएल के लिए। और फिर 20% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे अपफ्रंट पेमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट हमें एलओआई देगा एमएल की। अब एमएल मिल गई है, एमएल का एलओआई मिल गया है, तो 20% सेकेंड इंस्टॉलमेंट देंगे अपफ्रंट पेमेंट की। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करेंगे 0.50% के साथ, वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड रिसोर्स की 0.50% वाली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बैंक गारंटी जमा करेंगे। माइनिंग प्लान देंगे, नेसेसरी अप्रूवल लाएंगे और फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ एमडीपीए साइन होगा। एमडीपीए साइन होने के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगी 60% की, और फिर वही एमएल डीड बनाने के लिए जो शेड्यूल 7 में पहले डीड बनेगी, उसका एग्जीक्यूशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा और एमएल डीड फाइनली हमारे हाथ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।